आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर हैं बेसिकली। मेन 5 चैप्टर हैं। पहला है थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है कैलोरीमेट्री, तीसरा है हीट ट्रांसफर, चौथा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और पांचवा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल एक्सपेंशन के साथ हम एक होता है छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल्स। तो इसमें टेम्परेचर स्केल भी इसके साथ ही ले लेंगे। वो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होता है, टेम्परेचर स्केल्स होता है, ये ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस में है, लेकिन मेंस के सिलेबस में हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। इसमें हमारा सिर्फ फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बट सेकेंड लॉ जो है वो उस पर बेस्ड होता है कार्नोट इंजन एंट्रोपी, वो भी हम ले लेंगे। तो सब कुछ इसमें हम खत्म कर देंगे, इसी सीक्वेंस में चलेगा। आई थिंक एक क्लास इसमें ले या एक क्लास इसमें ले या 2 से 3 क्लास, 2 क्लास में कोशिश करें इसको खत्म करने का, एक क्लास में ये और 2 क्लास में ये, तो 6-7 क्लास में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। So our first topic is thermal expansion. इसका मतलब क्या होता है? When temperature changes, the size of a body increases. इसका मतलब क्या होता है समझो। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? As temperature increases, as temperature changes, size of a body in general, as temperature changes, you can say size of the body changes, size of the body changes. इस चेंज को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इस चेंज को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे तुम किसी चीज को हीट करोगे उसका साइज बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, जनरली एक्सपेंड करता है। हो सकता है कांटेक्ट भी कर जाए, तो यहाँ हम 3 कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा? हम यहाँ कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं कि एक हम क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ DL पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, एंड दैट इज कॉल्ड अल्फा। ये क्या है बताओ? DL है चेंज इन लेंथ, DL क्या है? ये L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एग्रीड? फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हम थीटा से डिनोट करते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और T से डिनोट करते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। जनरली ये हमारा नोटेशन होता है कहीं भी बुक्स में। थीटा है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, T है टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ D थीटा और D के सेम होगा, क्योंकि एक जितना चेंज जितना टेम्परेचर, देखो थीटा और के सेम नहीं है, 273 का शिफ्ट है, लेकिन θ2 माइनस θ1 और K2 माइनस K1 सेम होता है। एग्रीड ना? इसका यूनिट क्या होगा? DL/L, डायमेंशनलेस। ये कितना होगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन में। ये किसमें होगा? इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा पर केल्विन। नाउ अब समझो, अल्फा इंटू जो थीटा हमारा होता है वो बहुत छोटा होता है। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। ऑर्डर क्या होता है? मान लो अल्फा का ऑर्डर होता है 1 × 10⁻⁻6 पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत छोटा होता है। इसीलिए जनरली अल्फा इंटू जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है,
अल्फा इंटू हमारा जो भी चेंज इन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। मतलब तुम्हारे पास कोई बॉडी है वो 1 मीटर का है, अगर 1 मीटर का एक रॉड है उसको अगर हीट करते हैं ये 2 मीटर का नहीं बन जाता है। अगर हम 1 मीटर के किसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ता है वो 2 मीटर का नहीं बन जाता है। 1 मीटर में मैक्सिमम चेंज कितना आता है 1 मिलीमीटर या उससे भी कम, तो बहुत स्लाइट चेंज होता है। तो प्रैक्टिकली अल्फा इंटू जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो हमेशा 1 से बहुत छोटा होता है, इसका यूज है। ठीक है, हम इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं ये भी, L इज इक्वल टू, देखो L माइनस एल नॉट। देखो व्हाट इज DL, चेंज इन लेंथ क्या है बताओ, L माइनस एल नॉट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था L नॉट अल्फा, और डी थीटा को कर देते हैं डेल्टा थीटा, टोटल चेंज इन टेम्परेचर। देखो हम क्या कर रहे हैं, डीएल को कर दिए डेल्टा एल, डीएल को कर दिए फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एल को क्या कर दिए, एल था इनिशियल लेंथ एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर को कर दिए डेल्टा थीटा। मतलब इस तरह से देखो, और किसी टेम्परेचर पे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 0 डिग्री पे इसकी लेंथ थी एल नॉट, और जब हो गई टेम्परेचर कितनी हो गई थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी लेंथ हो गई एल थीटा। तो एल थीटा माइनस एल नॉट, एल थीटा माइनस एल नॉट बाय एल नॉट, एल थीटा माइनस एल नॉट बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। तो यहां से आ जाएगा एल थीटा इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर अल्फा पॉजिटिव है, अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पॉजिटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का लेंथ बढ़ेगा। देन इफ अल्फा इज पॉजिटिव, देन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लेंथ इंक्रीजेज, एंड इफ अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा अगर नेगेटिव है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। देन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लेंथ डिक्रीजेज। सही है। अब समझो यहां पे इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही फाइन सा चीज है जो तुमको हर जगह यूज होगा, मैं तो बाद में बताऊंगा लास्ट में ये फॉर्मूला कहां से आया और इस फॉर्मूला की लिमिटेशंस क्या है। ठीक, यूज क्या होगा समझ लो। बिकॉज अल्फा थीटा बहुत छोटा होता है 1 से, जब तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस अल्फा थीटा का होल स्क्वायर, तुम इसको आराम से लिख सकते हो 1 प्लस 2 अल्फा थीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा थीटा बहुत छोटा है 1 से। इसका मतलब है इसमें तुम क्या लगा रहे हो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारे पास कभी आ जाए 1 प्लस अल्फा 1 थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, ये 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस अल्फा 2 थीटा प्लस दिस इंटू दिस। बिकॉज ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही छोटा होगा, उसको नेग्लेक्ट कर दो। ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 थीटा। एग्रीड? अगर तुम्हारे पास है कभी 1 प्लस अल्फा थीटा टू द पावर का रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ अल्फा थीटा। और तुम्हारे पास कभी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा थीटा, दैट वुड बिकम 1 माइनस हाफ अल्फा थीटा। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है? ये धड़ल्ले से यूज होगा, धड़ल्ले से, यहां कभी सोचना नहीं है। ठीक, तो जरा देखते हैं, हमने इसको डिफाइन कर दिया, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसी तरह से हम 2 और कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, 2 और चीजों को, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा यहाँ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? गामा। गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और बल्क एक्सपेंशन। ठीक, सब कुछ वही रहेगा। एक बार ये लेंथ की जगह एरिया, तो यहां बीटा, एक बार
लेंथ की जगह वॉल्यूम, तो यहाँ गामा। देखते हैं कैसे, स्क्रीनशॉट लोगे ले लो। हाँ सर जो रेजिस्टेंस में जो ऐसे में आता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। यस सर। जो 12th के बच्चे उनको मैंने जब रेजिस्टेंस ये निकलवाया था तो बताया था कि सेम चीज रिपीट होगा थर्मल एक्सपेंशन में। यस सर। और मैंने उनको यही बताया था, मैंने इस फॉर्मूला को डिराइव करके निकाला था ना 12th वाले। याद तो नहीं होगा, बट मेरे पास सबूत है, वीडियो लेक्चर है मेरे पास। हाँ सर तो वो DL/L वाला तो वो स्ट्रेन में भी ऐसा ही होता है ना, तो उससे रिलेशन है क्या कुछ? हाँ है। आई सर स्क्रीनशॉट ले ले। इतना ही से बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हो? लो एक और चीज पूछो। हाँ पूछो ना। सर E की पावर वो अल्फा डेल्टा वो आता है वो आएगा लास्ट में। अभी तो समझो ये फॉर्मूला है, बाद में बताऊंगा इस फॉर्मूला की लिमिटेशन क्या है। टॉपिक जब खत्म होगा तब तक सब कर देंगे। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। देखो हम डिफाइन करते हैं चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं बीटा। बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहां लिख सकते हो ए एट टेम्परेचर थीटा इज ए एट 0 इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। तीसरा होता है वॉल्यूम, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं गामा। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिकल या बल्क एक्सपेंशन। यानी कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम नॉट इंटू 1 प्लस गामा थीटा। याद रखना, अल्फा थीटा या बीटा थीटा या गामा थीटा कोई भी हो, दे आर वेरी 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 लेस देन 1। Therefore you can apply binomial approximations whenever needed. In fact डिफरेंशिएशन में लगा सकते हैं, देखेंगे कैसे। ठीक, अब जरा ये बताओ, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर एन आइसोट्रोपिक बॉडी, आइसोट्रोपिक का मतलब है जिसकी अल्फा या बीटा या गामा हर डायरेक्शन में सेम हो, यानी इसकी अल्फा जो है इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इसकी अल्फा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव दैट फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी वेयर अल्फा इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव इस तरह से करते हैं, मान लेते हैं हम एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं, मान लो हम क्यूब ही ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, चलो हाँ, आइसोट्रोपिक का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो। आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब होता है उसकी डेंसिटी, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम हो। एक स्फीयर ले लेते हैं, चलो एक स्फीयर है और ये इसकी डायमीटर है d। जब ये 0 डिग्री पर थी, या इसकी रेडियस से मान लेते हैं r, इसकी रेडियस है r0, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे इसकी रेडियस थी r0। जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है सेंटर और इस पॉइंट का, वो बढ़ के हो जाएगा r थीटा। एग्रीड? यस सर।
ये हो गया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारे पास एक रिलेशन है कि आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, अल्फा थीटा, या इसको तुम ये भी लिख सकते हैं तो डी आर बाय आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तुम ये भी लिख सकते थे। चेंज इन रेडियस पर यूनिट, ओरिजिनल रेडियस पर यूनिट चेंज टेम्परेचर, ये अल्फा। अब रहा बात इसका, अब रहा बात इसका, किसका? अब ये बात रहा कि हमको इनके एरिया का रिलेशन निकालना। हम जानते हैं, अगर हम उस फॉर्मूले से जाए, हम इसमें दो तरह से कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं ए थीटा इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा थीटा, यही है ना डेफिनेशन। ए थीटा मतलब क्या हो गया? 4 पाई आर थीटा का स्क्वायर। ए नॉट कितना हो गया? 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। 4 पाई कट गया। आर थीटा कितना है बताओ? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा थीटा। आर नॉट स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस अल्फा थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा थीटा। यहां से बीटा कितना आ गया मतलब 1 से 1 कट गया, थीटा से जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसका एक दूसरा तरीका भी था, इसका एक दूसरा तरीका भी था। वो तरीका क्या था? सीधे डिफरेंशिएशन से। हम जानते हैं एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं डी ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर। एग्रीड? डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि इफ रेडियस इंक्रीजेस बाय 1%, if radius increases by 1%, area increases by 2%. अब डीए बाई ए का क्या था? बाय डिफिनेशन व्हाट डीए बाई ए? डीए बाई ए होता है बीटा डी थीटा, और डी आर बाई आर क्या होता है? डी आर बाई आर क्या होता था? अल्फा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डी थीटा। डी थीटा कट गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। सिमिलरली है ना, वॉल्यूम की बात करें तो उसी मेथड से हम इससे भी निकाल सकते हैं। यहां अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना। सो डीवी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर। बट डीवी बाई वी होता है गामा डेल्टा थीटा, और ये होता है अल्फा डेल्टा थीटा। ये और ये कट गया, सो यू वुड गेट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यानी अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा बीटा या गामा में कोई एक दिया है तो बाकी दोनों निकल जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा बीटा या गामा में कोई एक दिया है तो बाकी दोनों निकल जाता है। यू कैन गेट बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब अगर ये सोचिए आइसोट्रोपिक ना होता तो क्या होता? अगर ये आइसोट्रोपिक ना होता तो क्या होता? मान लो मेरे पास एक प्लेट है, मेरे पास एक प्लेट है और वो जो प्लेट है वो इस तरह से है। या मान लेते हैं एक ही क्वेश्चन में लेना चाहता, मैं क्यूब ले रहा हूं। सो आई एम टेकिंग ए क्यूब, आई एम टेकिंग ए क्यूब। जो बोल रहा हूं एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, इसको क्या बोल रहा हूं? एन आइसोट्रोपिक मतलब नॉन आइसोट्रोपिक। मैं कह रहा हूं ये अगर ओरिजिन है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। मैं कह रहा हूं इस डायरेक्शन में इसकी अल्फा एक्स है, इस डायरेक्शन में इनकी अल्फा वाई है, इस डायरेक्शन में इनकी अल्फा जेड है। इस डायरेक्शन में अल्फा एक्स है, इस डायरेक्शन में अल्फा वाई है, इस डायरेक्शन में अल्फा जेड है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा। अगर इसकी लेंथ 0 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री पर इसकी लेंथ L0 थी, इसकी L0 थी, और इसकी भी L0 ही थी, ये L0, ये L0, और ये भी मान लेते हैं L0 ही है। तो क्या किसी और टेम्परेचर पे अगर अल्फा बीटा और
अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड सेम नहीं है, तो क्या ये क्यूब ही रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ये क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूब से क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू, याद रखना, अगर एन आइसोट्रोपिक बॉडी होती है, ये बताऊंगा इसके बाद, अगर एन आइसोट्रोपिक बॉडी होती है तो उसका शेप बदल जाता है। अगर आइसोट्रोपिक बॉडी होती है तो शेप नहीं बदलता है, सिर्फ साइज बदलता है। यहाँ शेप भी बदलता है। अगर ये बॉडी है तो शेप भी, अगर स्फेयर है तो स्फेयर ही रहेगा। स्फेयर जो है, या एक सर्कुलर प्लेट सर्कुलर ही रहेगा, एक सर्कुलर प्लेट सर्कुलर ही रहेगा अगर उसका हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है। बट अगर उसका एक्स और वाई में एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है तो एक सर्कुलर डिस्क एक्सपेंड होने के बाद क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। तो उस पर आऊंगा अभी, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट क्या होता है। ये एनासोट्रोपिक बॉडी है। हमसे 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या क्या? इसका वॉल्यूम निकालना है। लिखते हैं वी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? LX LY LZ, ये ना। इसको लिख देते हैं L0 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स थीटा इंटू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा वाई थीटा इंटू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा जेड थीटा। सही है? हाँ सर, बट L0 इंटू L0 क्या था? V0। V0। तो यहां से आपको आ रहा है वी थीटा इज इक्वल टू V0 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। फर्स्ट ऑर्डर टर्म रखेंगे, सेकेंड और थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू थीटा। सही है? हाँ सर, सो आपका जो क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा आएगा, दैट इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, दैट इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक। उसी तरह से अगर मुझसे ये कहा गया है, सपोज मुझसे ये कहा गया है कि तुम क्या करो, इस फेस का XY प्लेन में जो फेस है, जो XY प्लेन में जो फेस है, ये फेस जो XY प्लेन में है, ये X एक्सिस में और ये Y एक्सिस, ये जो फेस है, इसका, इस फेस का कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन निकालो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A थीटा इज इक्वल टू LX इंटू LY। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स थीटा इंटू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा वाई थीटा। ए थीटा को आप लिख सकते हैं, ए थीटा को आप जो है लिख सकते हैं L थीटा का स्क्वायर, या ए थीटा को आप लिख सकते हैं सिंपली। अब यहां देखो L0 इंटू L0 क्या हो गया? A0 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इंटू थीटा। अप्रोक्सीमेशन का साइन यहां हमको देना चाहिए। ठीक है? ये हो गया ए थीटा। तो ए थीटा क्या होता था? A0 प्लस 1 प्लस बीटा थीटा। तो बीटा कितना हो गया? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। सही है ना? यस सर। तो हम इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है? अब जरा देखो, जब एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है? सबसे पहले उसमें शेप और साइज में क्या होता है। ठीक है? सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लो। हाँ, आइसोट्रोप है कि एनाइसोट्रोप को मटेरियल पे डिपेंड करेगा। देखो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, हाँ मेटल पे डिपेंड करता है, बट जनरली एनाइसोट्रोपिक जो होता है वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है। अच्छा, जैसे तुम पेपर लो, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है, तुम देखोगे उसको एक साइड से फाड़ना आसान होता है, सीधे फटता है, और एक साइड से फाड़ोगे ना तो वो ब्रेक हो जाता है, जिग जैग हो जाता है। देखे हो? हाँ, अगर तुम किसी न्यूज़पेपर को टीयर करोगे ऐसे, तो सेल्यूलोज जो उसमें होते हैं वो इस तरह से होते हैं, लगे हुए ऐसे ऐसे। तो अगर यहां से फाड़ोगे सीधे फटता है, यहां से फाड़ोगे ना ये ऐसे ऐसे हो जाता है। क्यों? इसका मतलब उसका दोनों साइड में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इधर से फाड़ना मुश्किल है, एक तरह से वो एनाइसोट्रोपिक है, तो वो तो उसका कैसे तुम बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि सी मतलब जैसे कि सी साइड में भी देखें, जैसे एक्स एक्सिस पे देखें, हाँ उसमें भी हर एक पॉइंट का हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस सर। और उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो तो नहीं पता, बट थ्योरेटिकली वो पूछ सकता है कि शेप बदलेगा कि कैसा होगा, मतलब आउट ऑफ द 4 कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे मान लो
जैसे मान लो मेरे से क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है, इमेजिन करो कि ऐसे करके है, ये डिस्क है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में एंगल थीटा पे, यहां से एंगल थीटा पे इसकी जो कोफिशिएंट है वो मान लो मुझे दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, इस डायरेक्शन में हर पॉइंट की जो अल्फा है दैट इज सपोज प्रोपोर्शनल टू समथिंग इनटू थीटा या समथिंग कॉस थीटा, मान लो कॉस थीटा। ये डिस्क है 0 डिग्री पे, थीटा डिग्री पे कैसा दिखेगा, थीटा डिग्री पे कैसा दिखेगा बताओ। ऑप्शन 4 दिए हुए नहीं, ड्रॉ तो करना नहीं होता है, आजकल के पैटर्न में ड्रॉ तो करना नहीं होता है। तुम्हें समझना यहाँ अल्फा पॉजिटिव, यहाँ अल्फा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, एग्रीड। और यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव, मोस्ट पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी सबसे नजदीक चली जाएगी। ये दो पॉइंट, इसका नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, या इसका ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका ओ दे दो। एओ की दूरी सबसे ज्यादा बढ़नी चाहिए और बीओ की दूरी सबसे ज्यादा घटनी चाहिए। इसकी दूरी वही रहेगी, क्यों रहेगी, cos 90 0 होता है, इसकी दूरी वही रहेगी, समझ रहे हो ना। ये कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनना चाहिए, समझ रहे हो। तुमको दिख रहा है ना कि जो देखो यहां पे जितना थीटा था अल्फा, ये पॉइंट पी जितना दूर भागेगा उससे कम ये पॉइंट क्यू भागेगा, सबसे कम ये भागेगा, ये तो निगेटिव आएगा, ये तो नजदीक आएगा। और 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा, तो तुमको बस ये चेक करना है। नहीं, वो तो तुम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, जो थर्मल, वो जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के जो है केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी जो है घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब देखो यहां पर अगर हम इसकी बात करें, अगर कोई आइसोट्रोपिक बॉडी है, मेरे इस रूम में, मान लो इस रूम में एक कोई कंटेनर रखा हुआ है, कोई मेटल का कुछ रखा हुआ है, और ये अगर एक्सपेंड कर रहा है, ये अगर कोई चीज रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, तो इसकी हर टेम्परेचर पे इसकी अलग अलग शेप, इसकी अलग अलग साइज है, नेचुरल साइज समझो। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है 1 मीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। क्यों, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये इसका क्या है, नेचुरल लेंथ है, समझ रहे हो ना। अब मैंने देखा कि जब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जब बढ़ के कितना हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने देखा इसका हो गया 1 मीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर। इस टेम्परेचर पे ये इसका नेचुरल लेंथ है, इस टेम्परेचर पे ये इसका नेचुरल लेंथ है। तो इसका नेचुरल लेंथ हर टेम्परेचर पे अलग अलग है, बट इस टेम्परेचर पे जो इसका नेचुरल लेंथ है ये उस पे ही है। इस टेम्परेचर पे ये नेचुरल लेंथ था, इस पे ये नेचुरल लेंथ, तो इस टेम्परेचर पे जो था इसलिए इसमें कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है। और ये -40 होता, और ये -40 होता तो इसका लेंथ होता, और ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता, इसका लेंथ होता 1 मीटर माइनस 0.1 मिलीमीटर। और उस केस में भी इसमें हम कहते ये नेचुरल लेंथ है। हाँ, क्या हुआ, सेम, हाँ, सेम टेम्परेचर के लिए सेम चेंज लेंथ होता है या नहीं। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है, L इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा अगर कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है, थीटा बहुत छोटा है तो होता है, वैसे नहीं होता है। देखो तो ये इसका ये। अब ये बता मुझे, इसमें कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं है,
समझो मेरी बात। मेरे पास एक बॉडी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये एक बॉडी है। मेरे पास ये एक बॉडी है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये एक आइसोट्रोपिक बॉडी है, आइसोट्रोपिक बॉडी है, इसकी अल्फा सेम है। जब इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी तो इसका शेप में देख रहा हूं इस तरह हो जाता है। ये टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूं, इसका साइज तो बदल गया, शेप नहीं बदला। साइज चेंजेस, शेप रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने तुमसे कहा कि dl/l इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, अल्फा पूरी बॉडी के लिए सेम है, अल्फा पूरी बॉडी के लिए सेम है, चेंज इन टेम्परेचर भी पूरी बॉडी के लिए सेम है, तो dl/l भी सेम आएगा ना। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल चेंज सेम है। समझो, फ्रैक्शनल चेंज सेम का मतलब हुआ जिन दो पॉइंट, यहां तुम इनफाइनाइट रॉड बना सकते हो, यहां तुम इनफाइनाइट रॉड बना सकते हो। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहां से यहां तक एक रॉड इमेजिन कर लिया, मैंने यहां से यहां तक एक रॉड जो है इमेजिन कर लिया, इस पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट Q तक मैंने एक रॉड इमेजिन कर लिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर PQ की लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर थी और अब ये हो गई 3.003 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर थी अब ये P डैश पे पहुंचा और ये Q डैश पे, और ये लेंथ होगी 3.003 सेंटीमीटर। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, जिन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर थी, वो इक्वल अमाउंट से नहीं चेंज होगी, इक्वल फ्रैक्शन से चेंज होगी। फ्रैक्शनल चेंज सबका सेम होगा, सही है। इसीलिए अगर किसी दो के बीच में 2 सेंटीमीटर है, वो होगा 2.002 सेंटीमीटर। यानी कि तुमको अगर पुराने शेप से नया शेप निकालना है एक्सपेंशन के बाद आइसोट्रोपिक बॉडी में, तो तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि तुम इसको एक मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हो। तुम इस फोटो को क्या कर रहे हो, एक मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हो, जो इसको एक्सपेंड कर दे रहा है। किस बाय सपोज 1%, इसकी साइज को 1% या 2% जो भी है, या 0.1% बढ़ा के दिखा रहा है। तो तुम अगर कि उस लेंस से इसको देखोगे, उस मैग्नीफाइंग लेंस से इसको देखोगे जो इसकी साइज को बड़ा करके दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको ये बड़ा करके दिखाए और इसको ये छोटा करके दिखाए, नहीं पॉसिबल है ना। या तुम इसको अपने मोबाइल में आजकल क्या, इसका फोटो ले लो और उसको ऐसे जूम आउट करो, तो जूम आउट करोगे तो जितना जूम आउट करोगे, ये जितना जूम आउट होगा उतना ही परसेंटेज वाइज ये भी रहेगा जूम आउट। फोटो तो वही रहेगा ना, फोटो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक कैविटी वाला क्वेश्चन है, कौन सा, कैविटी का क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कोई कैविटी का क्वेश्चन है, कैसा, जैसे मान लो मेरे पास ये एक डिस्क है और इस डिस्क में से मैंने क्या किया है, एक दूसरा डिस्क कट करके निकाल लिया है। ये मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क विथ ए कॉन्सेंट्रिक कैविटी, डिस्क विद ए कंसेंट्रिक कैविटी, एक डिस्क जिसमें कंसेंट्रिक कैविटी है। मैं कह रहा हूं यहां एक पॉइंट है A, यहां एक पॉइंट है B, यहां एक पॉइंट है C और यहां पॉइंट है D। इनर रेडियस है R1 मान लेते हैं और आउटर रेडियस है R2। अगर ये एक्सपेंड करेगा, अगर ये एक्सपेंड करेगा तो R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा और R2 माइनस R1 भी बढ़ेगा। यानी अगर ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। R1 अगर ये एक्सपेंड कर गया, अगर ये डिस्क अगर क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया, तो क्या होगा समझो,
R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा और R2 माइनस R1 भी बढ़ेगा, यानी कैविटी भी ऐसे एक्सपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा ये बताओ। ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और दोनों का डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर तुम इन दोनों पॉइंट को ले लो, इसको और इसको, बॉडी का कोई भी दो पॉइंट ले लो, पहला एक्सप्लेनेशन, इसका 3 एक्सप्लेनेशन है क्यों ऐसा होगा। पहला, इसके बीच का मान लो डिस्टेंस 5 था, अब कितना हो गया 5.005, तो डायमीटर, आउटर डायमीटर बढ़ गया, कितना हो गया 5.005। इनर डायमीटर ये ले लो और ये भी दोनों भी बॉडी का ही पॉइंट है, बी और सी। 3 था, 3.003, तो जो इन दोनों का डिफरेंस था 2, वो कितना हो जाएगा 2.002 होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन, मान लो हम यहां पे मटेरियल होता, मान लो यहां मटेरियल होता, यानी ये कंप्लीट डिस्क होता और वो एक्सपेंड कर जाता, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन है? नहीं है ना, क्योंकि वो तो अपने नेचुरल साइज में है। तो ऐसा कोई दबाव तो है नहीं, सब अपने अपने फ्री साइज में है, यानी ये इसके ऊपर ये इसको कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। जब ये एक्सपेंड करता तो ये इतना बड़ा, और ये कंप्लीट डिस्क को एक्सपेंड कर दो। एक काम करो, इस डिस्क को लो, इस डिस्क को लो, इस डिस्क के ऊपर एक मार्कर से एक सर्किल बनाओ, इस डिस्क के ऊपर एक मार्कर से एक सर्किल बनाओ। तो एक कंप्लीट डिस्क के ऊपर तुमने एक सर्किल बना दिया मार्कर, फिर इसको एक्सपेंड करो, ये सर्किल भी क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। और अब इस सर्किल को काट के निकाल लो, अब इस सर्किल को काट के निकाल लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले जो था तुमने पहले काट लिया तब एक्सपेंड किया, अब तुमने एक्सपेंड करके तब कट किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी का एक्सपेंशन वैसा ही होगा। तीसरा एक्सप्लेनेशन है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इमेजिन करो कि तुम इसको एक मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हो, या एक ऐसे जेरोक्स मशीन में डाल दिए हो जो उसको 2% बड़ा प्रिंट आउट निकाल रहा है। तो जब इसका 2% बड़ा प्रिंट आउट निकालोगे तो तुम क्या पाओगे, ये भी 2% बढ़ गया, ये भी 2% बढ़ गया, पूरा साइज हर डायरेक्शन में 2% एक्सपेंड कर जाएगा, करेगा ना। तो कैविटी का एक्सपेंशन भी मटेरियल के यानी कैविटी के बाउंड्री का भी एक्सपेंशन वैसा ही होता है परसेंटेज वाइज, जो किसी दो पॉइंट का होता है, इसीलिए शेप नहीं बदलता। अगर आइसोट्रोपिक बॉडी होगा तो साइज भले बदल जाए, शेप नहीं बदलेगा, यानी पुराना और नया साइज एक दूसरे के सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट भले ना हो, सिमिलर होता है, सिमिलर डायग्राम होता है। इक्वेटरल ट्रायंगल है, इक्वेटरल ही रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, हाँ सर आप और समझा दो, कनेक्शन चला गया। कैविटी वाला हम कह रहे हैं कैविटी एक्सपेंड्स, cavity expands in the same way as the rest of the material। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि कैविटी जो एक्सपेंड करेगा तो मतलब बाकी एक्सपेंड कर कैविटी कांटेक्ट हो जाएगा, नहीं। कैविटी भी तुम ये समझो, कैविटी के अंदर मटेरियल होता या ना होता, कैविटी के बाउंड्री का एक्सपेंशन, इसके अंदर मटेरियल था या कैविटी था या नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कब डिपेंड करता, कैविटी के अंदर का एक्सपेंशन मटेरियल होने या ना होने पे कब डिपेंड करता है। अगर मटेरियल होता, ये मटेरियल मान लो इसको पुश करता, यानी मटेरियल होने पे, अगर मटेरियल होता तो ये इसको पुश करता, यानी जितना एक्सपेंड करना चाहिए हीट के कारण उससे ज्यादा कर देता, यही ना। या अगर भीतर का कैविटी मटेरियल खुद एक्सपेंड नहीं करता, ये खुद एक्सपेंड नहीं करता और ये एक्सपेंड करना चाह रहा था, इसको अंदर खींचता, तब तो चेंज आता। बट जब ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, दोनों एकदम साथ चल रहे हैं बिना किसी नॉर्मल फोर्स के, तो इसका रहना और ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्या हुआ, हेलो। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि छोटी-छोटी रॉड से मिलके बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी रॉड एक्सपैंड होगी बाहर की तरफ। हाँ, छोटे छोटे रॉड से मिलके बना हुआ है, करेक्ट। कैविटी वाले मटेरियल और बाहर वाले
नहीं, हाँ वही बता रहा हूँ, एक ही मेटेरियल तुमने कैविटी बनाया है। हाँ मतलब कि कैविटी का मतलब क्या है, तुमने कट करके निकाला, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो वैक्यूम ना है। तो वहां तो इसको हम ये मान सकते हैं कि पहले यही मेटल भरा हुआ था, तो उससे कर सकते हैं। अब देखो, जब थर्मल एक्सपेंशन होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो किसकी वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से। तुमने हीट दिया ना, कोई फोर्स तो दिया नहीं, तो उसमें सेंटर मास मूव नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। वहां सेंटर मास मूव नहीं, क्योंकि अब मुझे ये बताओ, पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये एक रॉड है, इसके साथ वेल्ड किया हुआ एक दूसरा रॉड है, इसके साथ वेल्ड किया हुआ एक दूसरा रॉड है, इसकी लेंथ है L0, इसकी लेंथ है 2L0, एग्रीड? इसकी एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा, इसकी है 2 अल्फा। दो रॉड है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है? और ये दोनों का यहां वेल्ड किया हुआ है, जंक्शन है दोनों का। और हमसे ये कहा गया है कि इसकी मास मान लेते हैं इसकी मास है m, हम इसकी डेंसिटी भी दे सकते हैं, या इसकी मास है m और इसकी मास मान लेते हैं कि है 4m, ठीक है? ये था मेरे पास सिस्टम, ये दोनों यहां ज्वाइन किया हुआ, वेल्ड किया हुआ है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। मैं इसको हीट देता हूं, इसका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाता हूं। ये पूरा सिस्टम 0 डिग्री पे था, अल्फा है और ये 2 अल्फा है। अब ये टेम्परेचर हो गया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। हमको बताना है ये जंक्शन जो है ये कितना मूव कर गया होगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जंक्शन देयर वेल्डेड पॉइंट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय थीटा। फाइंड displacement of junction when temperature rises by theta। तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, हमको पता नहीं जंक्शन का क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि मान लेते हैं ये जंक्शन मूव कर जाएगा बाय अमाउंट c। हम इसका फाइनल डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से। एरिया फाइनल सेम होगा? क्या चीज? एरिया फाइनल भी सेम होगा? हाँ, एरिया को तुम नेग्लेक्ट कर दो, Yes. एरिया को नेग्लेक्ट कर दो। मान लेते हैं ये मूव कर गया बाय डिस्टेंस x, लेट, ठीक है? अब ये बताओ, हम जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में देयर नो फोर्स एक्सटर्नल एक्टिंग, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है, सो F एक्सटर्नल इज 0, इसका मतलब डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज 0, सही ना? Yes. सेंटर मास नहीं चलेगा इंटरनल फोर्स से। अब मुझे ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास इस प्रोसेस में कितना चला? इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो इस प्रोसेस में, और इसका सेंटर ऑफ मास इस प्रोसेस में कितना चला? इसका सेंटर ऑफ मास कितना चला, ये बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं, पहले ये जंक्शन C से पहुंचा C डैश पे, तो x चला राइट। क्या हम कह सकते हैं 4m का जो सेंटर ऑफ मास है, 4m का सेंटर ऑफ मास जो है वो पहले तो ये रॉड, पहले ये एंड ही x से मूव कर गया, और फिर ये एंड कितना मूव कर गया, x से, प्लस उसी डायरेक्शन में ये कितना से मूव कर गया, बताओ। इसके रेस्पेक्ट में पहले सेंटर मास की दूरी कितनी थी, बताओ, L0। अब यहां से सेंटर मास की दूरी कहां होगी, L0 इंटू, क्या हम कह सकते हैं सिंपल
क्या हम कह सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, देखो यहां से यहां तक पहले था एल नॉट, अब यहां से यहां तक है एल नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, सही है। मतलब एल नॉट प्लस हाफ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस रॉड को ले लो, ये जो रॉड है इसकी लेंथ पहले कितनी थी एल नॉट, और अब ये दोनों पॉइंट का म्यूचुअल जो है सेपरेशन बढ़ के कितना हो गया एल नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, सही है। क्या हुआ, मैं इसको बता रहा हूं, मुझे बस ये बताओ खाली कि यहां पर मेरे पास एक रॉड है, यहां मेरे पास एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ए यहां पर है, बी यहां पर है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, सही है, ए बी सी, पूरी डिस्टेंस एल है, यहां से ए सी और बी सी इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, यूनिफॉर्म रॉड है इसीलिए ए सी और बी सी इक्वल है, और इसकी टेम्परेचर ये 0 डिग्री पे थी, मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, अगर इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है इन जनरल तो सेंटर मास वही रहेगा, अगर एक सिंगल रॉड है तो सेंटर मास वही रहेगा। इसकी एक्सपेंशन टोटल कितनी है एल नॉट डेल्टा थीटा, एल नॉट, तो क्या हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी एल नॉट बाई 2 डेल्टा थीटा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी एल नॉट बाई 2 डेल्टा थीटा, सही है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंड कितना, अगर हम तुमसे यहां क्वेश्चन ये पूछते हैं ये एंड कितना लेफ्ट चला और ये एंड कितना राइट चला, तो क्या लिखते हैं एल नॉट डेल्टा थीटा बाई 2, ये इसका चेंज है, ये हो जाएगा एल नॉट बाई 2, ये बेसिकली टोटल लेंथ हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ना, और ये हो जाएगा एल नॉट बाई 2, ये हो जाएगा एल नॉट बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि दोनों साइड सिमेट्रिकली मूव करता है। ठीक है, देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये इस तरह से मूव करेगा, तो हम कह रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी हम नहीं निकाल लेते हैं, नहीं क्या निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं शिफ्ट निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी पहले कितनी थी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी पहले थी एल नॉट बाय एल नॉट, और अब कितनी है, अब कितनी है बताओ एल नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एल नॉट, ये चेंज कितना होगा यही ना, तो क्या हम लिख सकते हैं 4m टाइम्स ऑफ चेंज शिफ्ट, पहले तो तुम x मूव किए थे, प्लस अगर ये फिक्स होता इसके रेस्पेक्ट में पहले से ये एल नॉट पे था, और अब जो शिफ्ट हुआ वो होगा एल नॉट इंटू 2 अल्फा डेल्टा थीटा, क्या चीज एल नॉट बाई 2 ही ले लिए हैं इसमें, तो इसका हाफ कर दिए ना, ठीक, प्लस इसका देखो इसका मास कितना है m, पहले तुमने इस रॉड को खींचा, पहले तुमने इस रॉड को खींचा कितना x, और फिर ये लेफ्ट भागा, समझो यहां पर खींचा भी x गया भी x, बट यहां पर तुमने रॉड को खींचा x और ये भागा लेफ्ट, कितना भागा एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, एल नॉट बाई 2 सॉरी, सही है, एल नॉट बाई 2 इंटू पहले इसको खींचा और फिर इसको लेफ्ट जाएंगे, ये होना चाहिए 0, m से m कट गया, 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना है बताओ -8 एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, -8 एल नॉट अल्फा डेल्टा डेल्टा थीटा प्लस एल नॉट बाई 2 अल्फा डेल्टा थीटा, सही है ना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x -15, 5x इक्वल टू -15
एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, सही है? हाँ सर। सर हाँ, जो क्या हुआ? हेलो, सर जो एम मास है हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। किस इसका हाँ सर। क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं, ये इसको पुश करेगा। तो रॉड उधर शिफ्ट होगी। ये है उधर शिफ्ट होगा मतलब लेफ्ट में। आज पहले मैं इसको निकाल, फिर मैं इसको दोबारा बताऊँ। निकल गया ये? माइनस का मतलब लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक? चलो, अब मैं इसको बता रहा हूं कि मान लो ये दोनों रॉड को इस तरह ना रखते तो क्या होता। पहले देखते हैं हो क्या रहा है। एल नॉट अल्फा, इसका लेगा, लोगे ये तो ले लो स्क्रीनशॉट, वही मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। एल नॉट एम अल्फा 2 एल नॉट 2 अल्फा 4 एम, ठीक है, ले लिया। देखो, पहले इस दोनों रॉड को ऐसे डाल दो। तुम मान के चलो दोनों रॉड का वेल्डिंग नहीं किया हुआ है, दोनों रॉड का वेल्डिंग नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? ये एक रॉड है, एल नॉट लेंथ है, अल्फा ये है और एम मास है, ठीक है? ये एक रॉड है और ये इसका सेंटर है। ये दूसरा है, टू एल नॉट 2 अल्फा 4 एम, ये ना, और ये इसका सेंटर। और दोनों अलग अलग एक्सपेंड करता तो क्या होता? और दोनों अलग अलग एक्सपेंड करता तो क्या होता? ये सेंटर वही रहता ना? हाँ सर। यस सर। और ये यहां एक्सपेंड करता यहां तक मान लो, और ये यहां एक्सपेंड करता यहां तक मान लो। यस सर। और अगर ये अलग से एक्सपेंड करता, ये कहां रहता? ये रहता रेस्ट पे, ये रहता रेस्ट पे, और ये एक्सपेंड करके पहुंचता यहां तक लेफ्ट में, और सिमेट्रिकली एक्सपेंड करता दोनों साइड, सिमेट्रिकली एक्सपेंड करता दोनों साइड। एग्रीड? तो नॉर्मल फोर्स निकालना हो तो अभी वेल्डिंग वाले केस में। वेल्डिंग वाले पे आएंगे ना, तो वेल्डिंग वाले को समझाने के लिए तो इसको ब्रेक किया है, तो पहले इसको देखो। हाँ सर। अब ये मूव करता इधर, कितना मूव करता? ये पॉइंट मूव करता कि इसका टोटल एक्सपेंशन होता 2L नॉट इंटू 1 प्लस, सॉरी, इसका टोटल एक्सपेंशन होता, इसका टोटल एक्सपेंशन इन लेंथ होता, टोटल इंक्रीज इन लेंथ होता 2L नॉट 2 अल्फा डेल्टा थीटा, यही ना? यस सर। तो उसका हाफ हाफ होता, यानी ये इधर मूव करता 2L नॉट, इसका हाफ 2L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और ये यहां एक्सपेंड करता कितना? L नॉट इंटू अल्फा थीटा बाई 2 करता ना? ग्रेट सर। कौन ज्यादा करता? ये ना? हाँ सर। तो यानी कि अब जब तुम दोनों को वेल्ड कर दिए थे तो इसके ये चाह रहा था इसको पुश करना राइट, ये चाह रहा था, क्योंकि इसको मन हो रहा था कि हम एक्सपेंड करें राइट, और इसको मन हो रहा था हम एक्सपेंड करें लेफ्ट, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहा है ना? सवाल है जीतेगा कौन? राइट वाला। दोनों में क्या फोर्स इक्वल अपोजिट होगा हमेशा? यस सर। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, यस सर। लेकिन मास किसकी ज्यादा है? मास किसकी कम है? ये ना? हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास को तो अंत में ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन इसकी एक्सीलरेशन कम होगी, इसकी एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेफ्ट मूव करेगा ना? हाँ सर। हम वही निकालने की कोशिश करें कितना मूव करेगा। अब ये सिस्टम, अगर सिर्फ इसको सिस्टम माने तो वो अब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है ना? हाँ सर। इसको सिर्फ सिस्टम माने एक्सटर्नल फोर्स है,
लेकिन फिर से दोनों को सिस्टम माने, फिर से एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसकी सेंटर मास मूव करेगी, अब किधर मूव करेगी, लेफ्ट। इसकी सेंटर मास मूव करेगी पक्का राइट, बट दोनों की कंबाइंड सेंटर मास मूव नहीं करेगी। हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर मास कहां पे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मान लेते हैं दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और दोनों यहां पहुंच गए। मैंने जो पिछले केस में लिया था वो राइट किया था, मान लेते दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ और दोनों यहां पहुंच गए। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू। फाइनली दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है ये यहां पर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर आ गया। अब इसका मतलब क्या है जरा देखो, बेसिकली इक्विवेलेंटली तुम ये कह रहे हो कि सबसे पहले तुमने इस जंक्शन को लेफ्ट मूव किया बिना एक्सपेंड किए। तुमने इस जंक्शन को, ये और ये जो जंक्शन था दोनों का, तुमने पहले इसको पूरे जंक्शन को, पूरी रॉड की पूरी सेट को इस तरह मूव किया और फिर इसके सेंटर मास को थोड़ा लेफ्ट, इसको राइट मूव किया। एग्रीड ना? तो नेट डिस्प्लेसमेंट याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मोमेंट हमेशा ग्राउंड फ्रेम में ही लगाते हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि इसको हमने एक्स मूव किया और तब मूव किया, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये एक्स मूव किया तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर गया, इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर गया, डेल्टा एक्स कितना आया सेंटर ऑफ मास का इसका। ड्यू टू दिस मूवमेंट जंक्शन पहले राइट मूव कर गया एक्स, प्लस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो कितना डिस्टेंस पे था पहले सेंटर ऑफ मास, एल नॉट। सेंटर मास की दूरी देखो, पूरा डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, यहां से लेकर सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी थी, एल नॉट थी ना, इंटू अल्फा 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये हो गया टोटल। इसका क्या करोगे, जब तुमने इसको राइट खींचा तो सेंटर मास राइट चला, इसका डेल्टा एक्स सेंटर मास क्या लोगे। जब तुमने इसको राइट खींचा तो पहले ही जंक्शन मूव कर गया कितने से, एक्स से, और अब जंक्शन के रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट भाग गया कितना बताओ, इस पॉइंट से सेंटर मास की दूरी कितनी है, एल नॉट बाई 2 इंटू अल्फा डेल्टा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, m इंटू चेंज इन दिस प्लस 4m इंटू चेंज इन दिस शुड बी कैंसिल टू 0। m1 x डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज 0। सही ना? चलो याद रखना सेंटर मास मूव नहीं करता है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। हाँ, सिस्टम में टेंशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं कुछ देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। अब देखो, हर वो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, वो सब कुछ बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। ठीक समझो, एवरी फिजिकल क्वांटिटी that depends on length, area or volume changes with change in temperature। कौन कौन सी चीज ऐसी है फिजिक्स में, क्या नहीं है। पहला, एक ये स्टील वायर है, मासलेस स्टील वायर, और यहां पर एक बॉब लगा हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम है। इसकी टाइम पीरियड क्या होती है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। जी तो नहीं बदलेगा, बट जब टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टाइम पीरियड चेंज
करेगा, करेगा ना। यस सर, यस सर। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? होता है सम कुछ इस फॉर्म में, mr सम कांस्टेंट इनटू mr स्क्वायर, 2/3 1/2 कुछ कुछ होता है। जब एक्सपेंड करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा हाँ सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। हाँ सर। ठीक। तीसरा, डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी घटेगा। यस। बॉयंसी, ये क्या होता है जी? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। एग्रीड? यस सर। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड का डेंसिटी घटेगा। यस सर। बॉयंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है। हम नहीं कर सकते। ये बढ़ रहा है, सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी लिक्विड की डेंसिटी घट रही है। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और सेम भी रह सकता है। सर हाँ, दोनों कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का गामा है वो अलग अलग है। हाँ, दोनों गामा अलग अलग है। ठीक है ना? ओके। सर तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ा है। अरे रुको, पहले सुनो, ये सब तो हम बताएंगे, बट ये सब जो बताएंगे अभी, ये सब इलस्ट्रेशन है। तुम्हारा काम इलस्ट्रेशन से सीखना है, इलस्ट्रेशन को याद करना नहीं। सब बता देंगे, और अगर पेपर सेट अच्छा होगा तो इससे कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना। यस। ठीक, तो दो प्लेट इस तरह से रखे हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हाँ, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो दो केसेस पॉसिबल है। अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है, और वो बैटरी से कनेक्टेड है और तब तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। यस। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, Q इक्वल होता है CV, होता है ना, यस। तो चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हाँ सर। यानी बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। यस। तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, हीट भी होगा प्रोड्यूस। मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर एक कैपेसिटर है, उसमें अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो बैटरी को कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है? ठीक है, ये पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। इसमें चेन रिएक्शन चलता है, एरिया लेंथ या वॉल्यूम बढ़ेगा तो हर चीज पे एक एक करके असर पड़ना शुरू होता है। सब लेंगे अभी, हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इनफाइनाइट है, प्रोसेस फाइनाइट है, तो प्रोसेस पे ध्यान देना है। छठा, ये एक इंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा। वो चेंज। क्या? इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 n² πr²l, याद है? μ0 n² πr²l, एग्रीड? एक टर्न्स पर यूनिट चेंज होता है ना? n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, πr²l। ये πr²l क्या है बताओ? वॉल्यूम हो गया, ये रेडियस है r, ये लेंथ है l, एक तरह से पूरा उसका वॉल्यूम हो गया, उसको वॉल्यूम ही मान लो।
वॉल्यूम मान लो। अब बताओ जब नंबर ऑफ टर्न्स, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो टोटल बढ़ेगा क्या? क्या चीज? इंडक्टेंस बढ़ेगा। इंडक्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, तो उसको वैसे नहीं लिखो तो ज्यादा इजी समझ में आएगा वो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ का होल स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर एल, करेक्ट। करेक्ट सर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय एल पाई आर स्क्वायर, सही है ना। अब बताओ जब टेम्परेचर बढ़ेगा इंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा। सर एल में चेंज आएगा या क्या डिपेंड करेगा? क्या होगा? एल में चेंज आएगा? देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में हम नहीं जानते, हो सकता है चेंज हो रहा हो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो क्या होगा, भाई कोई चीज एक्सपेंड करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो घटेगा ना, यस सर। क्योंकि सेम नंबर ऑफ टर्न्स अब ज्यादा लेंथ में है, नहीं है। यस सर। तो इसलिए हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिए। हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ न लिख के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ डाल देते हैं, ताकि हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स ना है। यस सर। तो ये नीचे एल ऊपर आर स्क्वायर, तो ये बताओ ये पावर कितना है 2, ये पावर कितना है 1, तो नेट पावर कितना रह गया 1 ना, तो बढ़ेगा। यस सर। और किसके साथ बढ़ेगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ कितना होगा, अल्फा। फ्रैक्शनल चेंज इन इंडक्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन इंडक्टेंस, तुम यहां पे ये निकाल सकते हो, यहां पे देख लो dt बाई टी आएगा हाफ ऑफ dl बाई एल आएगा, हाँ सर। इफ, क्योंकि l टू द पावर 1 बाई 2 है। इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%, if length increases by 1%, time period increases by 0.5%। यहां देखो यानी अगर हम कहें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टाइम एक्सपेंशन, अगर हम डिफाइन करना चाहे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टाइम एक्सपेंशन, तो कितना आएगा, अल्फा बाई 2 आएगा, यस सर। अल्फा बाई यस। अल्फा बाई 2। चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट ओरिजिनल टाइम पीरियड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वो वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बाई 2 ना। यस सर। ये बताओ चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगी, अल्फा। 2 अल्फा। एग्रीड। यस सर। यस। अगर रेडियस किसी चीज का लेंथ, रेडियस कोई भी डायमेंशन, अगर किसी चीज का एक्सपेंशन हो जाए 1%, किसी का एक्सपेंशन हो जाए 1%, तो उसकी मोमेंट इनर्शिया बढ़ जाएगी 2%। यहां देखो बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं उसको मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब या एल क्यूब जो मान लो। इसका मतलब डी रो बाय रो इज -3 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर। एग्रीड। यस सर। इसका मतलब है अगर रेडियस बढ़ेगा 1% तो डेंसिटी घटेगा 3%, माइनस का मतलब घटेगा। ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट बता रहे हैं ना, इससे बहुत सारे लगेगा। अब जैसे मान लो ये देखो मोमेंट इनर्शिया है, एक रॉड स्पिन कर रहा है, एक रॉड स्पिन कर रहा था, ऐसे स्पिन करके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक। और इस रूम की टेम्परेचर बढ़ गई तो एक्सपेंड कर जाएगा, हल्का सा करेगा ना, तो इसके एक्सपेंशन करने से इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई टॉर्क नहीं लगा है, तो क्या होगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो चूंकि तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा। यस सर। तो हम सबको रिलेट करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है एडवांस में या मेंस में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, फॉर्मूला लिखना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मूला लिखोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है। डीसी बाई सी यहां तुम सीधे लिख सकते हो, अगर ये और ये कांस्टेंट है, डीसी बाई सी इज इक्वल टू डी ए बाई, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ,
या सिंपल बीटा बीटा डेल्टा थीटा, बीटा डी थीटा, सही है। उसके बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज है क्या है, और तुमको चार्ज निकालना है ना, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। अगर V कांस्टेंट है तो dq इक्वल टू V कांस्टेंट dc, या dq बाई q इक्वल टू dc बाई c, और dc बाई c क्या, dA बाई a, और dA बाई a क्या, बीटा d थीटा। समझ रहे हो ना, सब अपने आप निकलता है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला लिखोगे और ये याद है अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, dl बाई l, वो सब निकल जाता है। अगर यहां पर ये बैटरी कनेक्टेड ना होता, चार्ज कांस्टेंट डाल के Q नॉट और माइनस, तब हम इसको एक्सपेंड कराते तो क्या होता। यहां तो वोल्टेज फिक्स है और कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, यहां चार्ज फिक्स है और कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, गेटिंग ना। हाँ सर। यहां पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता, यहां हो जाता Q नॉट तो फिक्स है CV, तो जब तुम्हारा C बढ़ेगा तो V अपने आप घट जाएगा। सही रहो ना, तो सब कुछ हो जाता है। मैं पहले ये बता रहा हूं कि ये, और ऐसा कौन सा क्वांटिटी नहीं है, तुम कोई भी क्वांटिटी फीस का उठा लो, तुम वेस पढ़ाए हुए हैं ना। हाँ सर। मान लो एक स्टैंडिंग वेव है और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया तो इसका फंडामेंटल मोड पे क्या पड़ेगा सर, सब देखेंगे, लेकिन हम सब नहीं लिख सकते हैं। तुम कोई चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर फीस का उठा लो, कोई भी, वही वैलिड है। कोई चैप्टर का नाम बताओ जहां मैं उसको, तुम चाहते हो कि इससे हीट से रिलेटेड इक्वेशन क्रिएट कर दें, बताओ। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या करो तुम कि तुम जिसमें चाहो, तुम उसमें चाहो, फोटो इलेक्ट्रिक में चाहो, एक्सरे में चाहो, न्यूक्लियर में चाहो, जहां चाहो। जैसे मान लो एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर एक बीम गिर रहा है, ऐसे करके एक इंटेंसिटी I का एक बीम गिर रहा था, और ये प्लेट की एरिया है A, और यहां से फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, या वही एक काम करते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक का एक वो मशीन बना देते हैं, जो हमने किया था उसके लिए, जिसमें हमने स्पेस चार्ज की बातें की थी, किए थे ना। टेम्परेचर बढ़ गया, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर राइज कर जाए तो जो फोटो करंट है, सैचुरेशन फोटो करंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताओ। तुम कहोगे सर n तो चेंज हुआ नहीं, नंबर ऑफ फोटोज फॉलिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोज फॉलिंग पर सेकेंड, जो इंटेंसिटी तो चेंज हुई नहीं, इसका तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट प्लेट का साइज तो बढ़ गया ना। अब ये प्लेट ज्यादा फोटोन कलेक्ट करेगा ना, तो सैचुरेशन फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, बट स्टोरिंग पोटेंशियल रहेगा सेम। क्यों, अभी भी जो ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, बट उन सारे फोटोन्स की वो सेम है, एनर्जी सेम है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा। तुम ये बताओ, मान लो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं कि मैंने ये बताया था तुम लोगों को, ये एक स्फेयर है, क्या है, सॉलिड स्फेयर है, एग्रीड, और इसके ऊपर तुम कंटिन्यूअसली फोटोन गिराते जा रहे हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अपना भाग रहा है, कुछ देर बाद फोटो एमिशन स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन होता है वो वापस खींच देता है। चलो ठीक है, मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, यहां पे मान लो n फोटोन्स पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं, यहां n फोटोन्स पर सेकेंड फॉल कर रहे हैं, और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो क्या इसके ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। यहां मान लो इनिशियल चार्ज था Q नॉट, इनिशियल रेडियस थी R नॉट, तुम जानते हो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर चार्ज बढ़ेगा ना। किसका नॉइज आ रहा है,
मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, ये बताओ शुरू में चार्ज था Q नॉट, रेडियस था R नॉट, तो T इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कितनी थी? K Q नॉट बाय R नॉट। अब जैसे जैसे इसके ऊपर फोटोन गिरेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चार्ज इसके ऊपर जो है बढ़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। मैं चाहता हूं इसकी पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट गिरती जा रही है मैं इस स्फीयर को एक्सपेंड करता जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं फाइंड द रेडियस एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एज फंक्शन ऑफ टाइम सो दैट द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एवरी टाइम। तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा K Q नॉट बाय R नॉट शुड बी इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट की बदले क्या डाल देता हूं, Q नॉट प्लस NT n टाइम में कितने फोटोन गिर गए, n इंटू t सेकेंड में कितने फोटोन गिर गए, n इंटू टी, और हर एक ने इतना निकाला, n इंटू टी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकला, तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप कर गया बाय रेडियस एज फंक्शन ऑफ टाइम। आएगा ना? कहीं भी मिक्स किया जा सकता है, कहीं भी मिक्स किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं इस RT को मैं कह रहा हूं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं इसको एक्सपेंड करूं, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो R एज फंक्शन ऑफ T को, या R एज फंक्शन ऑफ T को मैं लिख सकता हूं R एज फंक्शन ऑफ T इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ T। यहां मैं डाल दूंगा तो R नॉट और R नॉट कट जाएगा, यहां डाल दूंगा इसको तो R नॉट कट जाएगा, तो मेरा टेम्परेचर को किस फंक्शन में बढ़ाएं कि आ जाए, निकल जाएगा ना। कुछ नहीं होता है, जब क्वेश्चन आता है तो आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना होता है। यू हैव बीन गिवन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, और आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको उनके बीच में एक रिलेशन बना के एक इक्वेशन बनाना होता है। यही पूरे फिजिक्स में यही होती है। चलिए हम अब इसको एक एक करके देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बुक्स में मटेरियल में सब जगह दिया हुआ, एग्जाम में नहीं आता ये सब। हाँ ध्यान बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि वो जैसे बोर्ड्स में और न्यूक्लियस में वो रेडियस का भी रिलेशन होता है, वो बढ़ेगा क्या वो टेम्परेचर से? नहीं। अच्छा उसको देखो मटेरियल एक्सपेंड करता है, तुम्हारा एटॉमिक वो एक्सपेंड नहीं करेगा, तुम्हारा एटॉमिक जो है वो एक्सपेंड नहीं करेगा। हाँ कहीं कोई मैटर है अगर तो वो एक्सपेंड करता है, खासतौर से सॉलिड लिक्विड अगर है तो। गैसेस में भी हम इसको नहीं लेते हैं एक्सपेंशन, उसमें हम लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखो सो हम ले रहे हैं पहला सिंपल पेंडुलम। तो पता है T इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। 0 डिग्री पे यहां डाल देता हूं मैं 0, या चलो यहां डाल देते हैं T हो गया L बाय जी, हो जाएगा dt बाई टी इक्वल टू हाफ ऑफ dl बाय L। ठीक है, अब समझिए इस बात को, जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो कैसे काम करता है, जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो कैसे काम करता है। जो पेंडुलम क्लॉक होता है जो बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, ये यहां से यहां स्विंग करता है, और जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये 2 सेकंड का टाइम बढ़ाता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, यानी जब ये यहां से यहां जाएगा ये 1 सेकंड बताएगा, जब यहां से यहां जाएगा फिर ये 1 सेकंड बताता है। ठीक, इसको बोलते हैं। तो अब बताओ अगर इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक टाइम लूज करेगा या गेन करेगा, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। हम कह रहे हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज और टाइम पीरियड इंक्रीजेज, अगर टाइम पीरियड बढ़ गया क्लॉक लूजेज टाइम, मतलब सर लैग करेगा ना। हाँ, एंड इफ टाइम पीरियड डिक्रीजेज, डिक्रीज मतलब क्या हो गया, बहुत तेज चल रहा है ना, यस सर, बहुत तेज चल रहा है मतलब बहुत जल्दी टाइम को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, आगे दिखाएगा, ज्यादा टाइम दिखाएगा। और अगर बहुत धीरे चल रहा है एकदम स्लो मोशन में तो क्या होगा, वो टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएगा, एक्चुअल टाइम से पीछे हो जाएगा ना। यस सर।
इफ टाइम डिक्रीजेस क्लॉक गेन्स टाइम। दोनों ही केस में हम कहते हैं dt बाई टी को हम बोलते हैं, ये इस केस में dt बाई टी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस और गेन इन टाइम। फ्रैक्शनल लॉस और गेन इन टाइम पर सेकेंड। हर एक सेकंड में ये कितना आगे या कितना पीछे हो रहा है, एक सेकंड में ये कितना आगे या कितना पीछे हो रहा है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू है, मान लो 0.001। इसका मतलब क्या है कि जिस समय एक्चुअल टाइम 1 सेकंड हुआ है, ये या तो 1.001 सेकंड दिखा रहा है या ये 0.999 सेकंड दिखा रहा है। इसका मतलब हर एक सेकंड में जो एक्चुअल क्लॉक है, जो राइट क्लॉक है, उसके कंपैरिजन में हर सेकंड ये इतना टाइम पीछे हो रहा है या इतना टाइम अहेड जा रहा है। और तुमसे ये पूछा जाए एक पूरे दिन में ये कितना टाइम लॉस या गेन, तो यहां इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा थीटा बाई 2 आती है ना। तो अगर तुमसे हम क्वेश्चन ये पूछा जाए 24 घंटे में ये कितना टाइम गेन या लूज करेगा, तो लिख दोगे सीधे देयरफॉर इन 24 आवर्स टाइम लॉस्ट और गेन इज इक्वल टू हाफ अल्फा थीटा इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। होगा ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या असर पड़ता है। देखो तुम जानते हो किसी भी चीज की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, कोई चीज स्पिन कर रहा है, कोई चीज स्पिन कर रहा है ओमेगा नॉट से आई नॉट पे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो तुम जानते हो आई होता है सम कांस्टेंट के इंटू एम आर स्क्वायर, यानी डी आई बाई आई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर, और रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज होता है अल्फा डेल्टा थीटा। एग्रीड? यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा को पता है, तुमको आई ओमेगा कांस्टेंट है। आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। आई ओमेगा कंजर्व रहेगा, टॉर्क नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम कह सकते हो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। जितना परसेंटेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंक्रीज होगा उतना ही परसेंट ओमेगा में डिक्रीज होगा। एग्रीड? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? काइनेटिक एनर्जी होता है इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो आई ओमेगा का होल स्क्वायर बाय 2i, लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2i। अब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, ये भी कंजर्व है, इसका मतलब डी के बाई के माइनस डी आई बाई आई। एग्रीड? यस सर। जितने परसेंटेज से मोमेंट इनर्शिया बढ़ता है उसी परसेंटेज से काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। एग्रीड? ठीक है, चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सर फर्स्ट वाले में स्प्रिंग से कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्प्रिंग से, स्प्रिंग ना, हाँ पड़ कोई जाएगा। डिफरेंस हो? अगर स्प्रिंग होता है यहाँ, ये बोल रहे हो, नॉर्मल स्प्रिंग भी मान ले तो। देखो स्प्रिंग के केस में जो हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा था, स्प्रिंग के केस में और पेंडुलम के केस में क्या फर्क था? ग्रेविटी का फर्क था। स्प्रिंग का टाइम पीरियड ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट था और इसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता था। बट ये जो चैप्टर है इसमें हम ग्रेविटी को तो देख ही नहीं रहे हैं, हम तो एल को देख रहे हैं। अगर ये स्प्रिंग होता, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, तो स्प्रिंग बेसिकली होता क्या है? स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग होता है यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि वो भी डिपेंडेंट मान लो कि दिया हुआ है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड और लेंथ वो तो डिपेंडेंट है। और जो चूंकि ये सेम मेटल का बना हुआ है, ये एक रॉड है, बेसिकली एक रॉड है, बट हम इस रॉड को इक्विवेलेंट एक सिंपल पेंडुलम ये बना स्प्रिंग बना दिए हैं। तो ये बताओ, तो इसका लेंथ और इसका एरिया प्रोपोर्शनल टू पावर 2 है, लेंथ टू द पावर 2 है, और ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू लेंथ के पावर 1 है ना। यानी k की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू l होगी।
सिंगल डायमेंशन होगा ना, सर तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा। तो आपने बोला कि एरिया फैक्टर 2 पे होता है, हाँ। लेकिन इसमें जो लैटरल वाला एरिया ना, तो एक लैटरल उसमें कितना डिफरेंस आएगा? कुछ भी आएगा तो एक काम करो, इस YA/A को ये लिख दो, YA/L को ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया वॉल्यूम। यस सर। वॉल्यूम कंजर्व, सॉरी ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम भी तो कंजर्व नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ वॉल्यूम भी तो कंजर्व नहीं, ठीक है, YA/L, ठीक है, YA/L, ठीक है। मान लो कि A की वैल्यू थी, देखो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो जो है वो मैटर करेगा। एरिया मान लो 1 मिलीमीटर स्क्वायर ही है, और बाय मान लो ये रेशियो जो है ये मान लो 1 मीटर है, सो व्हाट, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा थीटा, और ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। ये हो जाएगा सिंपल, ये दोनों तो वही रहा जो पहले था, और अब कितना हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा थीटा, होगा ना, हाँ सर। और बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया, अल्फा ही हो गया। यस सर। अब देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ये तो हो गया। अब इसमें और बहुत सारी चीज होता है इसमें। तीसरा डेंसिटी को देख लो, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो रो नॉट की वैल्यू थी मास बाय वी नॉट, रो थीटा की वैल्यू हो जाएगी मास बाय वी थीटा, दैट इज मास बाय वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा थीटा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा थीटा। सही है? हाँ सर। तो यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एक्सपेंशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है। चौथा है बुयांसी। बुयांसी क्या होता है, अगर आप किसी चीज को डिप कर देते हैं किसी लिक्विड में, और किसी चीज को अगर आप पूरी तरह से डिप कर दिए किसी लिक्विड में, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, अब देखते हैं इसके बुयांसी ऐड कर दे। दैट बुयांसी इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहां मैं जीरो डाल देता हूं ये बताने के लिए, ये है बुयांसी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू बुयांसी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट 0, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 इंटू जी। सही है? हाँ सर। तो बी, हाँ तो ये जो डेंसिटी वाली चीज है, हाँ बाइनोमियल हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ सब जगह। एचसीवी में एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आप ये वाली 1 प्लस गामा थीटा सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, 1 माइनस गामा थीटा सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, हाँ तो दोनों सही है। तो मतलब हर जगह वैलिडिटी। तुम बताएंगे वो कैसे कैसे आता है, एक वो जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से हम यहाँ पहुंचे हैं, जी सर। तुमको वहां पर क्या करना है, उस रास्ते में जहां तक वो वैलिडिटी वहां तक जाना है, उसके रुक जाना है। ओके। बी थीटा हो जाएगा वी सॉलिड थीटा रो लिक्विड थीटा इंटू जी। एग्रीड? वी सॉलिड 0, 1 प्लस गामा सॉलिड थीटा, यहां से रो लिक्विड नॉट 1 माइनस गामा लिक्विड थीटा इंटू जी। एग्रीड? ये और ये मिलके क्या हो गया, बी नॉट 1 प्लस गामा सॉलिड माइनस गामा लिक्विड इंटू थीटा। सही है? यानी कि जो बुयांसी है, वो इंक्रीज डिक्रीज या क्या करेगी, डिपेंड करेगा गामा सॉलिड और गामा लिक्विड के रिलेशंस में। गामा सॉलिड माइनस गामा लिक्विड अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुयांसी बढ़ेगा। इफ गामा सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड, as theta increases
buoyancy increases, करेक्ट। और जब buoyancy बढ़ेगा तो apparent weight घटेगा। एग्रीड? और उल्टा तुम समझ सकते हो, अगर गामा सॉलिड गामा लिक्विड इक्वल है तो buoyancy में कोई चेंज नहीं आता है। buoyancy के और भी केसेस होते हैं, पार्शियली डिप्ड हो, उसमें क्या करते हैं वो भी इसका देखेंगे, बताएंगे। पांचवा, हाँ सर ये गामा लिक्विड का ज्यादा होगा सॉलिड से हर बार, ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, क्यों? तो लिक्विड ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, क्या लिक्विड ज्यादा? लिक्विड ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर लिक्विड। डिप रहना है अंदर तो गामा ज्यादा होगा ना सॉलिड का। डेंसिटी ज्यादा होगा ना, हाँ डेंसिटी ज्यादा होगा। तो फिर अच्छा ओके। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि दो चीजों की डेंसिटी ऐसी वो फ्लोट कर रहा था, ठीक, वो पूछता है किस टेम्परेचर पे जस्ट सिंक करेगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है, ये तो हमने मान लिया था यहाँ पे कि रो सॉलिड इज ग्रेटर देन रो लिक्विड, तभी तो सिंक हुआ था ना। Yes. अगर मान लो इन जनरल है, इफ रो सॉलिड एट 0 डिग्री इज लेस देन रो लिक्विड एट 0 डिग्री, यानी ये फ्लोट करेगा। Yes. फ्लोट्स एट 0 डिग्री, ठीक है। अब मेरे से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, फाइंड टेम्परेचर एट विच इट जस्ट सिंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की डेंसिटी है सेम, यही ना। हाँ, यस सर। अब इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट या तो नेगेटिव हो, मतलब सॉरी, इसकी डेंसिटी या तो घटे इसकी बढ़े, तभी होगा ना इक्वल। अभी प्रॉपर बढ़ेगा यस सर। या तो इसकी डेंसिटी घटे इसकी बढ़े, या इसकी भी बढ़े इसकी बढ़े, बट इसकी ज्यादा फास्टर रेट से बढ़े। yes, sir. तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है डेटा, तुमको सिर्फ ये करना है, फाइंड टेम्परेचर एट इट जस्ट सिंक्स, तो क्या करना, रो सॉलिड एट दैट थीटा बिकम्स इक्वल टू रो लिक्विड एट दैट थीटा। इसका मतलब है रो सॉलिड 0 1 माइनस गामा सॉलिड थीटा, रो लिक्विड एट 0 इंटू 1 माइनस गामा लिक्विड थीटा। सही है? इस तो तुमको ये दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग में ये रेशियो दिया हुआ होगा, तो क्या करना है तुमको, रो लिक्विड नॉट बाय रो सॉलिड नॉट इज इक्वल टू रो लिक्विड 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड इंटू थीटा, ये ना। तो प्लस होगा ना गामा है। सर LHS में क्या है? 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस गामा, ये है रो लिक्विड एट 0 बाय रो सॉलिड एट 0। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं कि रो सॉलिड एट 0 दिया हुआ है बाय, या रो लिक्विड एट 0 दिया हुआ है 1.002 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर हाँ, आपने एस थीटा बाय एल थीटा निकाला है, एल थीटा बाय एस थीटा निकाला है? कहाँ पे? दोनों सेम निकला। कहाँ पे? यहाँ पे। गैस निकाल। हाँ ये रो लिक्विड एट 0 बाय रो, अच्छा एक मिनट, रो लिक्विड बाय रो, हाँ ठीक ठीक समझ रहा हूँ, रो लिक्विड एट 0 बाय रो सॉलिड एट 0। तो दोनों बार हो जाएगी। जीरो है, नो नो। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों, ये 0 डिग्री में ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? सब फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा। इसकी अल्फा दी हुई है,
इसकी गामा ऑफ लिक्विड दी हुई है और गामा ऑफ सॉलिड दी हुई है। गामा ऑफ लिक्विड दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻6 और ये दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, Yes. बताना किस टेम्परेचर पे ये सिंक हो जाएगा। तो क्या करोगे बताओ, यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे बताओ। दिस बाय दिस, रो लिक्विड एट 0 बाय रो सॉलिड एट 0 लिख सकते हो 1 प्लस 0.002/1। हाँ सर 1 प्लस दिस माइनस दिस इंटू थीटा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू थीटा। सही है, हाँ 1 से 1 कट गया, हाँ सर थीटा आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ। 3 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ by 2 तो 10⁻³ आएगा सर बाय, अच्छा 10⁻³ 3 यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यही ना। यस सर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में सिंक होगा। खैर वो तो डेटा पे डिपेंड करता है, वो क्या पूछा जाता है उसकी उसका वो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब सिंकिंग के लिए गामा, सिंकिंग के लिए डेंसिटी सेम होनी चाहिए। सिंकिंग के लिए वो गामा लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए। हाँ, जो ज्यादा है देखो, ये ज्यादा है हाँ सर, और इसको घटना भी चाहिए ज्यादा, यस सर, तभी बराबर होगा ना। हाँ, गामा लिक्विड का ज्यादा। क्या स्क्रीनशॉट लेते हो सर डेंसिटी था, बॉयंसी तो नहीं था। तो सर थोड़ा सा साइड करो। लो ना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। ओके सर अब देखो, अब इसमें क्या होता है, 3-4 चीजें। थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, हमको ये समझना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है वो क्या होता है। चलो पहले बायोमेट्रिक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये लास्ट ही लूंगा। बायोमेट्रिक स्ट्रिप, हमने 2 मेटल ले लिए इस तरह से, और दोनों मेटलिक स्ट्रिप को मैंने क्या किया है, मैं 2 मेटलिक स्ट्रिप ले लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से वेल्ड कर दिया, जॉइंट कर दिया। एक ये लिया है, इसकी लेंथ है L0, इसकी लेंथ भी है L0, इसकी α1 है, इसकी α2 है। दोनों की थिकनेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम। दोनों की थिकनेस बहुत ही कम है। तो इसकी जो विड्थ है W, इसकी विड्थ भी है W। W इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू L0। मतलब एक तरह से रॉड है, एक तरह से रॉड है, इतना थिन है कि वो रॉड है। रॉड की डायमेंशन जो होती है लेंथ के अलावा कुछ नहीं होती है, वैसा है। अब तुमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। α1 मैं दे रहा हूं ग्रेटर है, α1 इज ग्रेटर देन α2। मैं इसकी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा। ये 0 डिग्री पे मैंने इसको बना दिया। जब मैं इसको थीटा डिग्री पे लेके जाऊंगा ये ऐसा बन जाएगा। जिसकी लेंथ ज्यादा है, जिसकी अल्फा ज्यादा है, जिसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, वो किधर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स साइड में, और जिसकी लेंथ होनी है कम वो किधर होगा, कॉनकेव साइड में। ठीक है, तो ये ऐसे करके बन जाएगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होनी है वो होगा कॉन्वेक्स साइड में। आपसे पूछा गया है इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है इसका मीन रेडियस है, ये जो है इसका मीन रेडियस, ये जो दोनों का इंटरफेस है उसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं कितना है, r है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है। ठीक, इसका सेंट्रल लाइन यहां पर है और इसका सेंट्रल लाइन यहां पर है, और मान लीजिए एंगल सबटेंड कर रहे हैं थीटा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है ये है r माइनस
W/2 यस सर और इसकी जो रेडियस है इस मेटल की मीन रेडियस वो है R प्लस W/2। यस सर। हम क्या लिख सकते हैं R माइनस W/2 इज इक्वल टू R माइनस W/2 इज इक्वल टू, ये बताओ ये जो लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए? L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा। ये थीटा अलग है, सॉरी ये थीटा डिग्री है और ये मान लो एंगल है 5, ये एंगल है 5। तो क्या हम लिख सकते हैं इस आर्क ये टोटल लेंथ कितना है? L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा। ये टोटल लेंथ है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, जो कि होनी चाहिए इक्वल टू R प्लस W/2 इंटू 5। सही है? यस सर। और जो इनर आर्क है इसकी लेंथ है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा। जो इनर आर्क लेंथ है इसकी लेंथ होनी चाहिए L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 थीटा। L0 इंटू 1, ये आर्क लेंथ होनी चाहिए R माइनस W/2 इंटू 5। सही है? हाँ सर दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो क्या निकलेगा। और हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, L0 से L0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो मैं इसको लिख रहा हूं। 1 माइनस अल्फा 2 थीटा। हम लिख सकते हैं इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, हम इन दोनों, ये तो कर चुके हैं नोट तुम लोग, मतलब ये तो स्नैपशॉट ले चुके थे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है देखो, आ रहा 1 प्लस अल्फा 1 थीटा बाय 1 प्लस अल्फा 2 थीटा इज इक्वल टू R प्लस W/2 बाय R माइनस W/2। सही है? यस सर इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 थीटा, और इसको मैं लिख रहा हूं ऊपर नीचे में R से डिवाइड कर रहा हूं, तो लिख सकता हूं 1 प्लस W/2R इंटू 1 प्लस W/2R। यस ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ W/2R। हाँ फोर्थ टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, 1 से 1 कट गया, यहां से आएगा तुम्हारा रेडियस इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय थीटा टाइम्स ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इसका मतलब क्या हो गया? अगर टेम्परेचर चेंज 0 होता तो रेडियस इनफाइनाइट होता, यस सर। था ना? यस सर। अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 सेम होता, रेडियस इनफाइनाइट ही होता। ठीक है, तो यानी कि रेडियस और कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा अल्फा 1 अल्फा 2 में उतना ज्यादा बेंडिंग होगा ना? यस सर चलो हाँ सर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर शेप एक बार बताओगे? शेप समझा? कॉन्केव कौन सा होगा वो थोड़ा कॉन्वेक्स देखो सिंपल, जिसकी लेंथ ज्यादा है, अगर तुम एक आर्क बनाओ, इसकी लेंथ ज्यादा है, इनर वाले की लेंथ ज्यादा है कि आउटर की है? और क्योंकि इसकी अल्फा ज्यादा थी, जिसकी अल्फा ज्यादा होगी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, यानी वो कॉन्वेक्स साइड में होगा। यस सर जिसकी